हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 79 के बारे में। अगर हम 79 भाग के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाग 78 तक हम लोगों का पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इन जे श्रृंखलाओं का आनंद लीजिए, इससे नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इन जे श्रृंखलाओं के जितने प्रश्न बनाए जाते हैं, जितनी व्याख्याएँ की जाती हैं, वो आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी। और इन जे श्रृंखलाओं का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपका यूपी आर 2024 और यूपी पीसीएस 2024 के एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग टारगेट बना लीजिए दोनों एग्ज़ाम्स को, यूपी आर 2024 और यूपी पीसीएस 2024 को, जो फरवरी मार्च माह में एकदम कंफर्म होने वाले हैं। तो आप लोग उसको टारगेट बनाइए और इन जे श्रृंखलाओं की मदद से उसको एकदम क्वालिफाई करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इन जे श्रृंखलाओं से नोट्स बनाइए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 79 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। ठीक है, तो इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा रॉकेट प्रमोशन केंद्र है, यानी कि कहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। कागरापार, थुम्बा, पोखरन, श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो हम इन चारों के बारे में एक चीज़ बता देते हैं कि यहाँ से क्या क्या कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो रॉकेट प्रमोशन केंद्र आपका थुम्बा है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए थुम्बा के बारे में। यह क्या है? रॉकेट प्रमोशन केंद्र। ठीक है, रॉकेट प्रमोशन केंद्र है ये। ठीक है, ये क्या है? रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। और काकरापार के बारे में अगर हम बात करें, काकरापार, ठीक है, यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, इस तरह से आप लोग जानते रहेंगे तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, पीसीएस में पूछे जाते हैं, आरओ में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोग याद रखिए। फिर पोखरन क्या है? पोखरन, ठीक है, पोखरन है परमाणु बम विस्फोट स्थल, परमाणु प्रक्षेपण केंद्र भी इसको हम बोल सकते हैं। तो हम परमाणु बम विस्फोट, ठीक है, परमाणु बम विस्फोट। इस तरह से आप लोग नोट्स बनाते रहें और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाते रहें। ठीक है, और श्रीहरिकोटा आप जानते होंगे क्या है कि उपग्रह प्रमोशन केंद्र है यह। श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा क्या है? उपग्रह प्रमोशन केंद्र, उपग्रह प्रमोशन केंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में सहायक है। ठीक है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में सहायक कौन सा पदार्थ है? पॉलीएथिलीन, पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीएमाइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इनमें से आप लोगों को बताना है कि किससे बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो है आपका पॉलीएमाइड। ठीक है, तो पॉलीएमाइड के जरिए हम लोग बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो है आप लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। इसके बारे में बस आप लोगों को जानकारी रखनी है कि किससे किस चीज़ के पदार्थ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है। ठीक है, प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है कौन सा एंजाइम है? लैक्टेस है, यूरियस है, जाइमेस है, पेप्सिन है। तो पेप्सिन नामक एंजाइम जो है प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करने का कार्य करता है। ठीक है, जिससे प्रोटीन का पाचन क्रिया बहुत अच्छे से हो सके। तो इस प्रकार के प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और स्ट्रेट डायरेक्ट ही पूछ ले जाते हैं। तो आप लोग जानकारी बस रखिए, इसके अंदर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में सही सुमेलित नहीं है। हमेशा नेगेटिव चीज़ों का ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है, और तभी आप लोगों का आंसर जो है सही तरीके से होगा, नहीं तो प्रश्न में से 100% गलत ही होने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समाख्या योजना,
1988, महिला समृद्धि योजना 1992, महिला स्व शक्ति योजना 1998, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो समाख्या योजना जो है 1988 में आया था, जैसे ये महिला समृद्धि योजना ये आपका 1992 का नहीं है, ये आपका 1993 का है। ठीक है, 1993 का है। बाकी सारी चीज़ें सही सम्मिलित हैं। तो आप लोग योजनाओं से सन आप लोग याद रखिए, इससे प्रश्न बनते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, सदाबहार प्रश्न बनते हैं, हर एक एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कूट की सहायता से मिलान करने के लिए हर एक तरह से प्रश्न योजनाओं से बनते हैं। जो योजनाएं भारत में पहले से लागू हैं और जो योजनाएं वर्तमान समय में चल रही हैं, उन सारी योजनाओं का एक सूची बनाइए और उनको आप लोग एकदम रट जाइए। ठीक है, कि कब वो योजनाएं लागू की गई थी। ठीक है, सन आप लोग ज़्यादातर याद करिए और डेट बहुत रेयर कर इसमें पूछता है। और योजनाओं के अंदर का जो उद्देश्य होता है वो कभी कभार ही पूछा जाता है, वो बड़े एग्जाम्स में हाई लेवल के प्रश्न बनते हैं उससे। ठीक है, जैसे यूपीएससी में बन जाते हैं, ISPCS में, तो उसको आप लोग रहने दीजिए। अगर वनडे एग्जाम्स है या RO है या कोई अन्य एग्जाम्स है तो उसमें आप लोग इसको सन बस याद रखे रहिए कि किस सन में यह योजना आई थी और डेट के साथ। अगर डेट है तो डेट याद रख लीजिए, नहीं तो डेट मत याद रखिए, सन जरूर याद रखिए, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि स्वाधार योजना है। ठीक है, तो स्वाधार योजना यानी किस तरह से प्रश्न बन सकता है कि स्वाधार योजना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो स्वाधार योजना क्या है? कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए अद्वितीय पहचान हेतु, पुरुषों हेतु स्वरोजगार या वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। ठीक है, तो आवास योजना तो है नहीं। अद्वितीय पहचान आपका आधार योजना है, तो उससे भी ये संबंधित नहीं है स्वाधार योजना, क्योंकि आधार योजना आपका 2010 के लगभग में आया था। तो स्वाधार योजना तो बहुत पुरानी है। स्वाधार योजना का हम बता देते हैं कि कब का है ये। स्वाधार योजना है आपका 2001-2 का। ठीक है, 2001-2 का है स्वाधार योजना, और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। महिलाओं में कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। ठीक है, तो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए यह योजना लाया गया था। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक हेतु साझा गृह यानी कि ये आवास योजना है। पुरुषों हेतु स्वरोजगार यानी कि यहाँ पर पुरुषों को रोजगार देने वाली योजना है। अद्वितीय पहचान हेतु यानी कि आधार से संबंधित है। ठीक है, तो स्वाधार योजना इन तीनों से भी संबंधित है। स्वाधार योजना संबंधित है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। यह योजना लाई गई थी सन 2001-2 के द्वारा, महिला बाल एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रश्न नोट डाउन करिए और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संगम योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो संगम योजना का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि संगम योजना कब आई थी। 15 अगस्त 1996 को आई थी। 15 अगस्त 1996। 15 अगस्त 1996 को संगम योजना लाया गया था विकलांगों की सहायता के लिए। ठीक है, तो विकलांगों की सहायता के लिए ये योजना आई थी। और शुद्ध पानी के लिए जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, तो ये तो अब जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, नदियों की सफाई आप जानते हैं कि ये देखेंगे कि स्वच्छता अभियान से संबंधित है। और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए तो कोई भी योजना भारत में नहीं है। ठीक है, क्योंकि सांप्रदायिकता हर धर्म के लिए खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए आप लोग ये सारी बातें नोट डाउन करिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। और डेट वोट हमेशा याद रखे रहिए, कब योजनाएँ आई थी, उससे प्रश्न बनते हैं और हमेशा बनेंगे। सदाबहार प्रश्न होते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। किसके? वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? प्रधान न्यायाधीश यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कौन सा अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280। ठीक है, क्या है? 280 है। इसके द्वारा राष्ट्रपति जो है एक वित्त आयोग का गठन करेगा, उनके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं और ये अपने जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को ही समर्पित करते हैं। और आप लोगों को बताना है कि वर्तमान समय में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और
कौन इसके अध्यक्ष हैं। तो हम प्रथम वित्त आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम वित्त आयोग, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग में अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है केसी नियोगी, केसी नियोगी, ठीक है, केसी नियोगी। और यह कब गठन हुआ था? गठन कब हुआ था? और देखेंगे कि 22 नवंबर 1951, 22 नवंबर 1951, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। अभी वित्त आयोग के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि अगर वित्त आयोग चला है, अगर शुरू हुआ है, तो इसके बारे में पूरे एकदम विधिवत तरीके से, बेहतरीन तरीके से बात करेंगे, हर एक प्रश्न को ध्यान में रखकर, ठीक है। तो आप लोग ये जानिए कि अनुच्छेद 280 के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति ही इनके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करता है। और वित्त आयोग का जो सदस्य होते हैं, वित्त आयोग जो है अपने जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। और प्रथम वित्त आयोग बनाया गया था केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आप लोग नोट डाउन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों का अनुशंसा कौन करेगा? अंतर्राज्यीय काउंसिल, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, योजना आयोग, ठीक है। तो जो राजस्व का बंटवारा किया जाता है वो वित्त आयोग उसकी अनुशंसा करता है। और वित्त आयोग के ही द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा किया जाता है, ठीक है। तो वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन गठन किया जाता है। अभी पिछले ही प्रश्न में हम लोगों ने वित्त आयोग के बारे में बहुत सारी बातें की। कौन गठन करता है, कौन सदस्य होते हैं, और सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, कितने वर्ष के लिए करता है, और प्रथम वित्त आयोग कब गठन हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाते हैं, ठीक है। कितने सदस्य होते हैं, किस सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से सदस्य होते हैं, या अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष को लेकर कितने सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 5। एक अध्यक्ष होता है और इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं, और सबकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 के अधीन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाते रहे, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है। तो इस तरह से आप लोग देखिए कि ये करेंट का क्वेश्चन है और इतिहास से भी संबंधित है, इसलिए इसमें पूछा गया है कि फरवरी 2021 में, ठीक है। कब? फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौन थे? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो कौन सा शताब्दी समारोह की शुरुआत किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह, असहयोग आंदोलन शताब्दी समारोह, चौरी चौरा शताब्दी समारोह, चंपारण शताब्दी समारोह, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह हुआ था 13 अप्रैल को, ठीक है। यह हुआ था 13 अप्रैल 1919, क्योंकि अप्रैल में हुआ था तो फरवरी से संबंधित है ही नहीं, तो इसको आप लोग एकदम हटा दीजिए। 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा हुआ था आपका 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 1922, ठीक है। और चंपारण हुआ था आपका मार्च 1917, शायद मार्च ही है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बार, ठीक है, मार्च 1917। तो इसमें सब देखेंगे कि जो फरवरी माह में है ना, तो फरवरी माह में जो घटना घटित होगी उसी के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह मनाया गया है। तो कौन सा है? चौरी चौरा शताब्दी समारोह, यानी कि 4 फरवरी 1922 को यह चौरी चौरा नामक जगह पर यानी कि गोरखपुर में हुआ था घटना, ठीक है। और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देखिए, और इस तरह से अगर आप लोगों को डेट और सन याद रहेंगे तो आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने चारों डेट और सन पूरा एकदम बता दिए हैं, तो आप लोग इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपका अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने कहा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। सीधा सीधा पूछा यही जा रहा है कि विदेशी असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो वह थे, आप देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको आप देखेंगे कि बहुत ही निंदा किया था। ठीक है, कि विदेशी वस्त्रों को जलाया ना जाए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोग नोट डाउन करिए। आप लोग असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी रखिए और एकदम बेहतरीन जानकारी रखिए विधिवत तरीके से, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। किसने क्या कहा, असहयोग आंदोलन के दौरान जो घटित घटनाएं हैं उन सारी बातों के बारे में याद रखिए, क्योंकि यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाने वाला भारत का पहला जन आंदोलन है। ठीक है, पहला जन आंदोलन है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर, चेन्नई, नागपुर, हैदराबाद। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, वो आपका हैदराबाद में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हर एक जो जिला है उसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा हवाई अड्डा है और वह किस राज्य में पड़ता है। हैदराबाद। हैदराबाद जो पड़ता है आपका तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तेलंगाना। पहले यह आंध्र प्रदेश का था और 2014 में देखेंगे कि तेलंगाना राज्य बना, तो वहाँ पर हैदराबाद जो है तेलंगाना राज्य में पड़ता है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी जो है हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनेगी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिर्फ हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं राजीव गांधी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि स्पेस कम ही बचता है। हैदराबाद में हो गया। और फिर उसके बाद हम नागपुर की बात करें, नागपुर। और नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और नागपुर में क्या है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो नागपुर में यह है। और चेन्नई में क्या है, चेन्नई कहाँ पड़ता है, चेन्नई यह अगर पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु की राजधानी है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन सा है, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अमृतसर में अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करें, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अमृतसर में क्या है, अमृतसर। और यह कहाँ पर है, पंजाब राज्य में है। कहाँ है, पंजाब राज्य में यह है। अमृतसर में है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करिए और इन 4 हवाई अड्डों का नाम नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न बंदरगाहों में कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है। उड़ीसा के तट पर कौन सा बंदरगाह है, हल्दिया है, मुंबई है, पारादीप है, विशाखापत्तनम है। तो उड़ीसा तट पर देखेंगे कि पारादीप है। हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और यह है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से नोट डाउन करते रहें और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तट
कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। और केरल में कौन सा तट पाया जाता है? वो है आपका मालाबार तट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि जो पश्चिम तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है, उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि मालाबार तट। ठीक है, तो मालाबार तट जो क्या कहलाता है, आप देखेंगे कि मंगलौर, कर्नाटक के मंगलौर से कन्याकुमारी तक, कर्नाटक के मंगलौर से कन्याकुमारी तक आपका मालाबार तट होता है। ठीक है, और कोंकण तट क्या होता है? गुजरात से गोवा तक, गुजरात से गोवा तक जो होता है आपका कोंकण तट कहलाता है। और कोरोमंडल तट क्या होता है? और देखेंगे कि मालाबार तट और कोंकण तट और कन्नड़ तट, ठीक है, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलौर तक कन्नड़ तट कहलाता है। ठीक है, और मंगलौर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट कहलाता है। और ये पश्चिमी घाट के तट हो गए। और पूर्वी घाट में आप जाएंगे तो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक का जो तट है, यानी कि महानदी से कृष्णा नदी के मध्य, यानी कि महानदी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के मध्य में जो है उत्तरी सरकार या उत्कल तट, या आप उसको कलिंग तट के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ से आप देखेंगे कि कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी तक, कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी तक, यानी कि तमिलनाडु तक में जो है उसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सुनकर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये तटों के बारे में बहुत सारे लेक्चर हमने लिया है और पिछले लेक्चरों में देखेंगे कि बहुत सारी बातें इन तटों के बारे में बताया है। इसीलिए हमने यहाँ पर मौखिक रूप से आप लोगों को बोल कर बता दिया, तो आप लोग यहाँ पर सुनकर वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखेंगे कि तटों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बंदरगाहों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और अपने नोट्स को एकदम बनाते रहिए और बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, तो ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था। आप देखेंगे कि इन जे श्रृंखला के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह जे श्रृंखला पसंद आती होगी और आप इन जे श्रृंखला से नोट्स बनाते होंगे, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाते होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से जीएस के शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।